नमस्कार दोस्तों, मैं विजय यादव। MSG सक्सेस पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और भैया कक्षा 12 का आज चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है, अध्याय नंबर 1 शुरू हो रहा है, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। ठीक, तो भैया इस चैप्टर नंबर 1 आज आपका शुरू हो रहा है। तो जैसा इस चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो सबसे पहले चर्चा होगी वैद्युत आवेश पर कि आखिर भैया ये वैद्युत आवेश है क्या। ठीक है, तो देखिए चर्चा इसी पर होगी। तो हेडिंग लिखिए वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखिए भैया विद्युत आवेश आखिर है क्या। देखिए आप जानते हैं कि कोई परमाणु है तो किसी पदार्थ का परमाणु सामान्य अवस्था में क्या होता है, विद्युत का उदासीन होता है। सामान्य अवस्था में किसी पदार्थ का जो परमाणु होता है वह विद्युत का उदासीन होता है। अब कैसे उदासीन होता है जरा समझते हैं बोर्ड पर। देखिए ये मान लीजिए आपके पास क्या है, किसी पदार्थ का परमाणु है, तो भैया परमाणु के अंदर होता है नाभिक। क्या होता है, नाभिक। और नाभिक में दो लोग निवास करते हैं। कै लोग, दो लोग। एक तो है भैया प्रोटॉन और एक तो है महाराज न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन महाराज परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है, इसी नाभिक में दोनों रहते हैं, बेचारे विचरण करते हैं। ठीक है, अच्छा। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता है। तो भैया मान लीजिए एक कक्षा है और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। ठीक, अच्छा। देखिए भैया प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन पर जितना धन आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर सेम उसी के बराबर लेकिन ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन पर जितना धन आवेश इलेक्ट्रॉन पर उतना ही ऋण आवेश। और न्यूट्रल बेचारा जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन होता है विद्युत का उदासीन। न्यूट्रॉन क्या होता है, विद्युत का उदासीन होता है। मतलब न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, कोई भी आवेश नहीं होता है। ठीक, जरा देखिए प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है। प्रोटॉन पर भैया जो आवेश होता है वो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का। तो प्रोटॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस आवेश होता है। और जो इलेक्ट्रॉन भैया होते हैं, इस इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का ऋण आवेश होता है। ठीक, और न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो भैया न्यूट्रॉन बेचारा न्यूट्रल होता है, ना राधे का लेना ना माधव का देना, ना उसको प्लस से मतलब है ना उसको माइनस से मतलब है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, यानी वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। बात क्लियर हो गई। प्रोटॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का धन आवेश और इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का ऋण आवेश, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक, अच्छा। अब जरा समझते हैं परमाणु के बारे में। देखिए अगर किसी परमाणु को आप देखें तो किसी परमाणु के नाभिक में जितना प्रोटॉन होता है, नाभिक के बाहर उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर नाभिक के अंदर 2 प्रोटॉन हैं तो भैया नाभिक के बाहर 2 ठो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। बात क्लियर है। न्यूट्रॉन बेचारा कुछ भी हो सकता है। ठीक, अगर नाभिक के अंदर 2 प्रोटॉन तो 2 प्लस चार्ज होगा, 2 धन आवेश होगा। नाभिक के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 माइनस चार्ज होगा। ठीक, अगर इसमें युद्ध छिड़ जाए, क्या छिड़ जाए, युद्ध, तो अगर युद्ध छिड़ जाएगा तो एक प्लस से ये माइनस खत्म और इस प्लस से ये माइनस खत्म। तो बताइए टोटल चार्ज कितना बचा, 0 बचा। टोटल आवेश क्या बचा, 0, क्योंकि प्रोटॉन पर 2 प्लस चार्ज। तो भैया प्रोटॉन का 2 प्लस चार्ज आपको हम यहाँ दिखा दे रहे हैं। और नाभिक के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन थे, उन 2 इलेक्ट्रॉन पर 2 माइनस चार्ज होगा। तो माइनस प्लस कट पिट के खत्म हो गया, क्या बचा, 0 बचा। तो आप इसीलिए कहते हैं कि भैया जो परमाणु होता है वो सामान्य अवस्था में विद्युत का उदासीन होता है, क्योंकि नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं नाभिक के बाहर उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर हम टोटल आवेश निकालें तो टोटल आवेश निकालने पर प्रोटॉन का जो धन आवेश होता है वह इलेक्ट्रॉन के ऋण आवेश से कट पिट करके 0 हो जाता है। आई बात समझ। इसलिए परमाणु सामान्य अवस्था में क्या होता है, विद्युत का उदासीन होता है। ठीक, अच्छा। अब प्रश्न ये होता है कि भैया जब उदासीन है तो चार्ज कहिया होगा, कैसे चार्ज होगा। तो देखिए चार्ज ऐसे होगा, ध्यान सुनिए। ये नाभिक है, नाभिक में अगर 2 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन तो कुछ भी हो सकता है, तो जाहिर सी बात नाभिक के बाहर 2 क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, अगर एक इलेक्ट्रॉन गुस्सा आ गया, कहेगा भैया हम छोड़ छाड़ के जा रहे हैं कक्षा उच्छा को, ठीक है, तो भैया एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से भाग गया बाहरी कोष से, तो इलेक्ट्रॉन तो भाग गया, तो एक इलेक्ट्रॉन तो बचा है ना,
एक इलेक्ट्रॉन भाग गया, एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है और नाभिक के अंदर 2 प्रोटॉन है, तो भैया 2 प्रोटॉन तो जाहिर सी बात है, इसमें 2 तो क्या है, प्लस चार्ज हैं, प्लस आवेश हैं। तो बताइए नाभिक के अंदर 2 प्रोटॉन 2 प्लस चार्ज, बाहर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन था 2 माइनस चार्ज था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन नाराज होकर भाग गया, तो एक इलेक्ट्रॉन तो बचा हुआ है ना। तो बताइए अगर इन दोनों में युद्ध छिड़ जाए तो इलेक्ट्रॉन बेचारा तो अकेला पड़ जाएगा, और यहाँ प्रोटॉन 2 हैं तो भाई ये हावी पड़ जाएगा, युद्ध छिड़ेगा तो माइनस प्लस कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 प्लस आवेश बच जाएगा जो नाभिक के अंदर है। तो भैया जो 1 प्लस आवेश बचेगा कहेगा भैया बाहर की पब्लिक समाप्त हो गई है, एक काम करते हैं हम निकलो बाहर। तो भैया 1 प्लस आवेश जो बचा हुआ है ये निकल जाएगा बाहर और पूरे परमाणु के ऊपर आकर के जबरदस्त तरीके से राज करेगा। तो आप कहेंगे जो आपका परमाणु है वो धन आवेशित हो गया, 1 प्लस चार्ज आ गया। 1 प्लस चार्ज 1 धन आवेश क्यों आ गया, इसलिए आ गया क्योंकि भैया 1 इलेक्ट्रॉन भाग गया। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हैं किसी परमाणु के बाहरी कोश से अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, कोई पदार्थ भी आप कह सकते हैं, अगर पदार्थ से कोई पदार्थ है अगर वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो, बाहर निकल जाए, यानी उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन की जब कमी हो जाती है तो जो परमाणु होता है वो क्या होता है, धन आवेशित हो जाता है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो 1 धनावेश आएगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो 2 धनावेश आ जाएगा। बात क्लियर नहीं क्लियर है। इस प्रकार से परमाणु आपका क्या होता है, आवेशित हो जाता है, चार्ज हो जाता है। ठीक है, अच्छा ये तो धन आवेशित हुआ। अब प्रश्न आता है तब ऋण आवेशित कैसे होगा। ऋण आवेशित एकदम जस्ट इसी का उल्टा होगा। अब देखिए कैसे होगा, ध्यान समझिए। अगर ये है परमाणु, क्या है परमाणु, तो परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है, नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बेचारा बाहर टहलेगा। ठीक है, अच्छा 2 प्रोटॉन है 2 प्लस चार्ज और नाभिक के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन 2 माइनस चार्ज। ठीक, अच्छा अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लीजिए कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है जो बिल्कुल आवारा इलेक्ट्रॉन है, कहीं बाहर टहल रहा है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन अगर बाहर से घूमते 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 कहीं आए, बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर से आए और बाहरी कक्षा में क्या करे, प्रवेश कर जाए। तो बाहरी कक्षा में अगर यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, प्रवेश कर जाए, तो जरा बताइए आप, बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, नाभिक के अंदर 2 प्रोटॉन थे, जस्ट नाभिक के एकदम बाहर 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 प्रोटॉन तो बाहर 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन कोई एक हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर से घूमता हुआ आया और परमाणु के अंदर प्रवेश कर गया। ठीक, तो भैया परमाणु के अंदर अगर 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया तो जरा बताइए आप, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बाहर हो गए 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए 3 इलेक्ट्रॉन बाहर हैं और अंदर 2 प्रोटॉन हैं, 2 प्रोटॉन तो 2 प्लस चार्ज और बाहर 3 इलेक्ट्रॉन तो 3 माइनस चार्ज, तो बाहर 3 लोग हैं अंदर 2 लोग हैं। अगर युद्ध छिड़ जाएगा तो क्या होगा यही जो मंजूर खुदा होगा, यानी 2 प्लस चार्ज से 2 माइनस चार्ज कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, 1 माइनस चार्ज बचेगा। 1 माइनस चार्ज बचेगा यानी 1 ऋण आवेश बचेगा। तो यही ऋण आवेश जब बचेगा तो ये पूरे परमाणु के ऊपर आके क्या करेगा, एकदम जबरदस्त तरीके से राज करेगा। आई बात में ना, तो आपका परमाणु एक ठो क्या हो गया, ऋण आवेशित हो गया। लेकिन कब ऋण आवेशित हुआ है, जब बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश किया है, यानी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की जब अधिकता हुई है। तो किसी परमाणु पर अगर इलेक्ट्रॉन की भैया अधिकता हो जाए, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाए, तो तुरंत वो परमाणु क्या होता है, ऋण आवेशित हो जाता है। ठीक है, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, बाहरी कोश में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो आप कहेंगे परमाणु आपका 2 ठो ऋण आवेशित हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो 3 ऋण आवेशित आ जाएगा। आई बस में ना, कुल कहने का मतलब है किसी भी परमाणु पर या किसी पदार्थ पर अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई तो वो क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो वो धन आवेशित हो जाएगा। एकदम बात क्लियर नहीं क्लियर है, क्लियर भैया, ठीक है, आप समझिए। देखिए ये तो आप समझ गए कि परमाणु या पदार्थ ऋण आवेशित और धनावेशित कैसे होता है। अब चर्चा करते हैं कि आखिर ये आवेश क्या क्या कर सकता है। करने को भैया बहुत कुछ कर सकता है, समझिए। आप जानते हैं आवेश चुपचाप बैठा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आवेश जब प्रवाहित होता है तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो भैया अगर आपके पास कोई चालक है और उसमें क्या हो रहा है, आवेश का प्रवाह हो रहा है, तो आप जानते हैं आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो भैया अगर इसमें आवेश चल रहा है, क्या चल रहा है, आवेश, तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो जब विद्युत धारा आएगी इसमें आवेश के प्रवाहित होने से, तो जब विद्युत धारा आएगी तो वह विद्युत प्रभाव उत्पन्न किया, क्या उत्पन्न किया, विद्युत प्रभाव। आवेश के प्रवाह से विद्युत प्रवाह उत्पन्न हुआ। अगर आवेश प्रवाह नहीं होता तो विद्युत धारा नहीं आती, और विद्युत धारा नहीं आती तो विद्युत प्रभाव उत्पन्न नहीं होता। एकदम बात क्लियर है, ठीक। अच्छा, तो आवेश के प्रवाह से विद्युत प्रभाव उत्पन्न हो गया, तो आवेश ने एक काम किया कि विद्युत प्रभाव उत्पन्न कर दिया। ठीक है, अच्छा देखिए दूसरा खेला क्या खेलेगा। दूसरा खेला ये खेलता है कि अगर किसी भी चालक में
किसी भी चालक में अगर आवेश का प्रवाह हो रहा है तो जब विद्युत धारा आती है, आवेश के प्रवाह से जब विद्युत धारा आती है तो जो चालक होता है भैया वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। कैसा व्यवहार करता है? चुंबक की भांति। यह आपको आगे पढ़ाया जाएगा ओरस्टेड का प्रयोग। क्या पढ़ाया जाएगा? ओरस्टेड का प्रयोग। तो ओरस्टेड ने अपने प्रयोग में ऐसा बताया था, आगे जब वो चैप्टर आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो जब किसी चालक में धारा का प्रवाह होगा, ठीक, तो वो चालक क्या होता है? चुंबक की भांति व्यवहार करता है। और जब वो चुंबक की भांति व्यवहार करेगा तो भैया इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र। और जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इसका मतलब वो चुंबकीय प्रभाव दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित कर रहा है। बात समझ में ना? तो आवेश दो खेल कर रहा है। पहला खेला क्या कर रहा है कि जब आवेश का प्रवाह हो रहा है किसी चालक में तो आवेश के प्रवाह से विद्युत धारा आती है, विद्युत धारा आ रही है अर्थात वह आवेश विद्युत प्रभाव को दर्शा रहा है, विद्युत प्रभाव को व्यक्त कर रहा है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जब चालक में आवेश का प्रवाह हो रहा है तो वह चालक एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है, और जब वह चुंबक की भांति व्यवहार करेगा तो वह चालक चुंबकीय प्रभाव भी दिखा रहा है, वह आवेश चुंबकीय प्रभाव भी दर्शा रहा है। बात क्लियर नहीं क्लियर है? तो यानी कि जो आवेश होता है वह विद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव दो प्रभाव व्यक्त करता है। अब सुनिए ध्यान से, पूरी डिफिनीशन क्या बनती है। जब आप जान रहे हैं कि आवेश से विद्युत प्रभाव भी उत्पन्न होता है, आवेश से चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न होता है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं किसी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, या किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव दोनों उत्पन्न होते हैं, पदार्थ का वह गुण क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश कहलाता है। ठीक। तो भैया डिफिनीशन क्या होगी? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश कहलाता है। बात क्लियर हो पाई? तो भैया डिफिनीशन को नोट कर लीजिए। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वैद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है वह गुण क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश कहलाता है। बात क्लियर है? ठीक। चलिए अब आते हैं आवेश के प्रकार पर। तो हेडिंग लिखिएगा वैद्युत आवेश के प्रकार। वैद्युत आवेश के प्रकार। ठीक। तो भैया देखिए, जो आपका वैद्युत आवेश होता है वह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। क्या प्रकार का? दो प्रकार का। तो आप कह सकते हैं वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। तो वैद्युत आवेश क्या प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। सबसे पहला है धन आवेश और दूसरा क्या है? ऋण आवेश। तो फर्स्ट लिखिए हेडिंग धन आवेश। हाँ, जिसे क्या बोलते हैं भैया? पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज क्या है। देखिए अगर कोई पदार्थ है, अभी जस्ट मैं इसके पहले बताया था कि अगर कोई पदार्थ है, किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए तो इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर उत्पन्न होने वाला जो आवेश होता है वह आवेश कहलाता है क्या? धन आवेश। किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर उत्पन्न होने वाला आवेश क्या कहलाता है? धन आवेश कहलाता है। ठीक। तो कह सकते हैं आप किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर उत्पन्न होने वाला आवेश धन आवेश कहलाता है। धन आवेश कहलाता है। बात क्लियर है?
किसी पदार्थ से अगर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई, तो भैया अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो इलेक्ट्रॉन की कमी होने से जितना आवेश उत्पन्न होता है वह आवेश क्या कहलाता है, धन आवेश। अगर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो एक धन आवेश आवेश जाएगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो 2 धन आवेश आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो 3 धन आवेश आ जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन कम होगा उतना धन आवेश आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब नेक्स्ट लिखिए हेडिंग आप लोग, ऋण आवेश। ऋण आवेश जिसे क्या बोलते हैं, निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज। चलिए देखिए भैया ये क्या है, बताइए कोई पदार्थ ऋण आवेशित कब होता है? ऋण आवेशित तब होता है, जस्ट इसके पहले बताया था कि अगर किसी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए, परमाणु पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, बढ़ जाए। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया परमाणु पर तो वह इलेक्ट्रॉन क्या, इलेक्ट्रॉन जो है अगर किसी परमाणु पर आ जाए, बाहर से कहीं इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो अगर इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो एक ऋण आवेश, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो 2 ऋण आवेश। मतलब किसी परमाणु के बाहरी कोश में या किसी पदार्थ पर, आप पदार्थ के ये परमाणु देखिए, आप जानते हैं जो पदार्थ होता है वो परमाणु से ही मिलकर बना होता है, ठीक। तो जो ऋणावेश जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो परमाणु पे ही आएगा। किस पे आएगा? परमाणु पर। तो किसी पदार्थ पर अगर इलेक्ट्रॉन आके बढ़ गया, बाहर से घूमता टहलता आया, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो एक ऋणावेश आ गया। अगर 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो 2 ऋणावेश आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो 3 ऋणावेश आ जाएगा। यानी किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने पर, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने पर उत्पन्न होने वाला जो आवेश होता है वह आवेश कहलाता है ऋण आवेश। बात समझ में आई ना? किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने पर उत्पन्न होने वाला आवेश, उत्पन्न होने वाला आवेश क्या कहलाता है? ऋण आवेश कहलाता है। ऋण आवेश कहलाता है। बात क्लियर है? तो किसी पदार्थ पर अगर इलेक्ट्रॉन आके बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, तो वह पदार्थ क्या हो जाएगा? ऋण आवेशित हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो एक ऋण आवेश आ जाएगा, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो वह 2 ऋण आवेशित हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो 3 ऋण आवेशित हो जाएगा। बात क्लियर है भैया? अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो चलते हैं इसके आगे, ठीक। नेक्स्ट आपकी जो हेडिंग है वह है भैया वैद्युत क्षेत्र। क्या हेडिंग है? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा आप जान लीजिए हल्का सा। देखिए अगर मान लीजिए कोई पदार्थ है, ठीक, तो किसी पदार्थ पर अगर n इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है? n इलेक्ट्रॉन। तो किसी पदार्थ पर अगर n इलेक्ट्रॉन हैं तो उस पदार्थ पर कितना आवेश हो सकता है? तो समझिए भैया, एक चीज़ आप यहाँ स्टार बना के लिख लीजिएगा, स्टार बना के लिख लीजिएगा कि किसी पदार्थ पर यदि n इलेक्ट्रॉन है, यदि n इलेक्ट्रॉन हैं, किसी पदार्थ पर यदि n इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, तो उस पर उपस्थित आवेश क्या होगा भैया? ध्यान सुना, किसी पदार्थ पर यदि n इलेक्ट्रॉन है, मतलब n इलेक्ट्रॉन मान लो एक्स्ट्रा है या n इलेक्ट्रॉन कम हो गए, आई बात सुना। तो किसी पदार्थ पर यदि n इलेक्ट्रॉन है, अब n इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो सकता है, बढ़ सकता है, n इलेक्ट्रॉन कम भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर किसी पदार्थ पर n इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है? n इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर हैं एडवांस में एक्स्ट्रा, ठीक है। तो यदि किसी पदार्थ पर n इलेक्ट्रॉन है तो उस पर उपस्थित आवेश क्या होगा? तो उस पर उपस्थित आवेश होता है भैया Q बराबर Ne। Q बराबर Ne, जहाँ Q क्या है? आवेश है, n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। आ रही बात सुना? n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम का ऋण आवेश होता है, और प्रोटॉन पर उतना ही धन आवेश होता है। बात क्लियर है? ठीक, अगर प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पर उतना ही क्या होता है? धन आवेश होता है, ठीक। अच्छा अब आते हैं कहाँ पे? अब आते हैं भाई साहब वैद्युत क्षेत्र पर। वैद्युत क्षेत्र, ठीक, जिसको बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड।
क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब देखिए वैद्युत क्षेत्र क्या है, ध्यान समझिए, आखिर ये वैद्युत क्षेत्र है क्या। देखिए भैया, हर इंसान का अपना अपना एक क्षेत्र होता है, हर इंसान का अपना क्या होता है, अपना अपना क्षेत्र होता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए कि आपके पास भैया है खरपत्तू भैया, कौन है, खरपत्तू भैया। तो खरपत्तू भैया का भी अपना क्या होगा, एक क्षेत्र होगा। तो अब इनका क्षेत्र कहाँ तक है, ध्यान सुनिए, खरपत्तू भैया का भी अपना क्या होता है, एक क्षेत्र होता है, उनका अपना एक क्षेत्र है। अच्छा, वो क्षेत्र कहाँ तक है, देखिए भैया, खरपत्तू भैया का क्षेत्र वहाँ तक है जहाँ तक खरपत्तू भैया के डर का अनुभव होगा। डर, डर, डरना लागे, डर, डर का अनुभव होगा। खरपत्तू भैया के डर का अनुभव जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक का क्षेत्र खरपत्तू भैया का क्षेत्र कहलाएगा। नहीं बात समझ में आई, खरपत्तू भैया के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई अन्य व्यक्ति खरपत्तू भैया के डर का अनुभव करता है, तो जहाँ तक खरपत्तू भैया के डर का अनुभव होगा वहाँ तक का क्षेत्र खरपत्तू भैया का क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है भैया, सेम वैसे ही अगर मान लीजिए कोई आवेश है, कोई क्या है, आवेश, ठीक है, तो किसी भी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, किसी भी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ पर रखा हुआ कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करे। अगर देखिए ये आवेश है तो इसका अपना एक क्षेत्र होगा, और उस क्षेत्र में अगर कोई अन्य आवेश आया तो वह आकर्षण का या प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा। उसको इस बात का डर रहेगा कि यार हमें कोई प्रतिकर्षित कर सकता है या हमें कोई आकर्षित कर सकता है। तो कोई कौन है, यही आवेश है। इस आवेश के चारों तरफ इसका अपना खुद का क्षेत्र है, और उस क्षेत्र में कोई अगर दूसरा आवेश आया तो वह आवेश इसके आकर्षण का या इसके प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा। उसे इस बात का डर रहेगा कि भैया हमें कोई प्रतिकर्षित कर रहा है या हमें कोई आकर्षित कर रहा है। बात समझ में आई ना। तो आप कह सकते हैं किसी भी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, किसी भी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ पर उसके आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव किया जाता है, वहाँ तक का क्षेत्र इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। बात क्लियर हो गई। तो भैया लिखिए डिफिनीशन, किसी भी आवेश या, अच्छा आप आवेश को ले सकते हैं और चाहे पूरे आवेश का समुदाय ले सकते हैं कि साथ में 3-4 आवेश हों। तो 3-4 आवेश होगा तो उसका वैद्युत क्षेत्र बहुत दूर तक होगा, उसका वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, बहुत दूर तक होगा। वहाँ तक कोई अगर दूसरा कोई चार्ज वहाँ पे आएगा तो आवेश के या आवेश के समुदाय के जो यहाँ पे 3-4 आवेश इकट्ठा हैं, इन सभी के वो आकर्षण का या प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा जो दूसरा आवेश है इस आवेश के क्षेत्र में। आई बात हो ना। किसी आवेश या आवेश समुदाय का जो पूरा क्षेत्र है वो क्षेत्र वहाँ तक होगा जहाँ पर कोई अन्य आवेश इसके, यानी जो पहला वाला आवेश यहाँ उपस्थित है, इसके आकर्षण का या इसके प्रतिकर्षण का वो अनुभव करेगा। बात क्लियर है। तो आप कह सकते हैं किसी भी आवेश या आवेश समुदाय के चारों तरफ का वह क्षेत्र, ठीक ना, जहाँ इसके आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव किया जाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। बात समझे भैया। किसी भी आवेश या आवेश समुदाय के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां इसके आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव किया जाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। बात क्लियर है। तो जो आवेश होगा उस आवेश के चारों तरफ उसका अपना खुद का क्षेत्र होगा, और उस क्षेत्र के अंदर कोई अगर दूसरा आवेश आ गया तो वो इसके आकर्षण का या इसके प्रतिकर्षण का वो अनुभव जरूर करेगा। आई बस हो ना। इसलिए डिफिनीशन बनी हुई है, किसी भी आवेश या आवेश समुदाय के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर रखा कोई अन्य आवेश उसके आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है भैया, क्लियर हो गया भाई साहब। अगर क्लियर है तो चलते हैं इसके आगे। ठीक है, चलिए
अब नेक्स्ट आपकी हेडिंग आती है वैद्युत आवेश का संरक्षण। ठीक है, वैद्युत आवेश संरक्षण, वैद्युत आवेश संरक्षण का सिद्धांत, वैद्युत आवेश संरक्षण का सिद्धांत, वैद्युत आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ठीक, तो भैया देखिए वैद्युत आवेश का संरक्षण का क्या सिद्धांत है। देखिए सिद्धांत क्या, देखिए बहुत समय पहले, ये कहानी आप लोग जानते होंगे, लगभग 2000-2500 वर्ष पूर्व की बात है, जब वैज्ञानिक थेल्स और गिलबर्ट हुआ करते थे। गिलबर्ट और वैज्ञानिक थेल्स, तो ये लोग क्या करते मालूम है, ये कांच की छड़ को लेते थे, कांच के छड़ को लिए, ठीक है, रेशम को लिए, रेशम का कोई कपड़ा, तो कांच की छड़ को रेशम को लेके आपस में क्या किया, खर 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 रगड़े एकदम विधिवत तरीके से। तो जब खरखरा के रगड़े तो क्या हुआ मालूम है, देखिए जो कांच की छड़ थी, जो कांच की छड़ थी और जो रेशम का कपड़ा था, देखिए उस पर क्या हुआ, ध्यान समझिएगा। हुआ यही कि जब वो कांच की छड़ को लिए, देखिए कांच है, क्या भैया, कांच, और ये क्या है, रेशम, क्या है, रेशम। तो भैया जो वैज्ञानिक थे पुराने वाले, यानी गिलबर्ट हैं, थेल्स हैं, बहुत प्राचीन काल की बात है, तो भैया ये कांच की छड़ को लिए और रेशम का कपड़ा ले लिए। तो रेशम के कपड़े में कांच की छड़ लेके खर 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 एकदम विधिवत तरीके से रगड़े, और रगड़ने के बाद फिर देखे ये कि अरे यार, रगड़ने के बाद ये हुआ कि जो कांच है इस पर पूरा पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और जो ये आपके पास रेशम का कपड़ा है इस पर पूरा निगेटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया। बड़ा चंबम बढ़ गया ये सब, गजब की बात है कि बताओ, कांच को रेशम से रगड़े और तुरंत क्या हुआ, जो कांच है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, रेशम पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज। जितना कांच पे प्लस चार्ज, रेशम पर उतना माइनस चार्ज आ गया। ठीक, तो उन्होंने कहा कि जब यार हम लोग रगड़े नहीं थे इसको, ठीक है, तो बताइए जब कांच को, ध्यान सुनना, जो कांच है, कांच को जब रेशम से रगड़ा नहीं गया था तो क्या होता भैया, अगर कांच को रेशम से ना रगड़ा जाए, देखिए कांच है और ये क्या है, रेशम है। ठीक, तो कांच को अगर रेशम से जब नहीं रगड़ा जाए, जब नहीं रगड़ा गया था तो उसमें क्या हुआ, उसमें देखिए कांच पर टोटल चार्ज क्या है, 0 है, कोई आवेश नहीं। ठीक है, और जो रेशम है उस पर भी टोटल चार्ज क्या है, 0 है। रगड़ने से पहले कांच और रेशम पर अगर टोटल चार्ज जोड़ा जाए कि कुल आवेश कितना है, तो कहेंगे भैया रगड़ने से पहले जो कुल आवेश आया है वह आवेश ये आया है कि पहले कांच पर आवेश 0 था और रेशम पे 0 था, दोनों जोड़ दो, 0 + 0 = 0। ये ना है कि 0 0 = 2 0, एक का 0 होगा, तो 0 0 मिलकर 0। तो मतलब रगड़ने से पहले कांच और रेशम पर जो टोटल आवेश था, टोटल आवेश का मान कितना आया, 0 आया। अच्छा, अब रगड़ने के बाद क्या देखा गया, रगड़ने के बाद ये देखा गया कि कांच पर जितना प्लस चार्ज आया, रेशम पर उतना माइनस चार्ज आ गया। तो अब बताइए अब कुल आवेश कितना हुआ, अब कुल आवेश कितना हुआ, तो देखिए कितना हुआ, कांच पर पूरा देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 प्लस चार्ज हैं, तो 4 प्लस चार्ज लिख दो। रेशम पर 1 2 3 4 ठो माइनस आवेश हैं, 4 ठो माइनस आवेश, तो +4 -4 क्या हो गया, कट के 0 आ गया। क्या आ गया, 0 आ गया। तो आप ये कह सकते हैं भैया कि कांच को और रेशम को जब रगड़ा नहीं गया था तब भी टोटल आवेश क्या था, 0 था, और रगड़ने के बाद अगर देखा गया तो भी पूरा आवेश कितना आया, 0 आया। ठीक है, तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। ना आवेश क्या होता है, ना आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। यही वैद्युत आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। आई बात सुना, रगड़ने के पहले भी टोटल आवेश 0 था और रगड़ने के बाद भी टोटल आवेश क्या है, 0 ही है। तो कहने का मतलब क्या है, वैद्युत आवेश ना भैया उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यही वैद्युत आवेश संरक्षण का सिद्धांत है भाई साहब। क्या है, सिद्धांत, ध्यान समझिए। अब यहाँ परिभाषा आपकी आती है क्या, एकदम सुंदर सी और प्यारी सी परिभाषा। क्या, वैद्युत आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, वैद्युत आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। ठीक है भैया, यही क्या है, यही वैद्युत आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। यही वैद्युत आवेश संरक्षण
का सिद्धांत है। ठीक है भाई साहब, अच्छा तो ठीक है, आज का टॉपिक बस यहीं तक। और हाँ, एक चीज़ और भैया, जब वीडियो देखा करिए आप लोग, अब सामने जो भी वीडियो आएंगी तो आप लोग से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब भी वीडियो आप देखते हैं तो थोड़ा वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा के देख लिया करिए, क्योंकि इस तरह से वीडियो आपको थोड़ा सा धुंधला दिख सकता है। ठीक है, तो जब भी आप लोग इस चैनल पे वीडियो देखा करिए तो भैया वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लिया करिए, 360 पे देखा करिए। कितने पर? 360 पे। अगर 360 पे आप देखेंगे तो वीडियो आपको स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है भाई साहब, तो ठीक है, ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। और कल मैं आपको पढ़ाऊँगा क्या? कल इसके बाद पढ़ाऊँगा आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण पढ़ाएंगे, और इसका कि जो भी टॉपिक आते रहेंगे वो टॉपिक बारी बारी से यहाँ पे अपलोड करते रहेंगे, और आप लोग फर्स्ट क्लास ऑनलाइन का मज़ा लेते रहिए। और हाँ, जो भी भैया आपको डाउट होता है पूरा एक्सरसाइज में, फिजिक्स जो आपकी चल रही है, ठीक, मैं खास करके कुमार मित्तल की फिजिक्स का टोटल न्यूमेरिकल लगवाऊंगा, विधिवत थ्योरी पढ़ाऊंगा। तो फिजिक्स की पूरी थ्योरी, पूरा न्यूमेरिकल आपको इस चैनल पे विधिवत तरीके से मिलेगा। ठीक है, अच्छा, जहां आपको डाउट होता है तुरंत आप कमेंट बॉक्स में जाएं, और जहां आपको डाउट है वो डाउट आप वहां तुरंत लिखें, आपको उसका आंसर तुरंत तत्काल मिलेगा। ठीक है, तो भैया MSJ सक्सेस पॉइंट पर दोबारा फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। और हाँ, ये मैं कह रहा हूं कि जो भी आपने डिफिनीशन पढ़ा है उस डिफिनीशन में कहीं भी कोई भी अगर आपको कहीं डाउट होता है, या किसी न्यूमेरिकल में, अभी न्यूमेरिकल नहीं चल रहा है लेकिन न्यूमेरिकल जब चलेगा तो उसमें कहीं भी अगर आपको डाउट होगा तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हाँ न्यूमेरिकल नंबर इतना मुझे समझ में नहीं आया, तो तुरंत मैं उसका सॉल्यूशन आपको फिर से दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए बस यहीं तक, नमस्कार।